लेकिन इन जनरल डीलिमिटेशन कमीशन पर हम ये कहना चाहेंगे, दो बातें में हम कहना चाहेंगे ग्लोबल पार्टी की तरफ से। एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, और उसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत को रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को डीग्रेड किया गया, रियासत से इसको यूनियन टेरिटरी में बदला गया, और दूसरा इसकी रियासत के डिवीजन की गई, इसके 2 टुकड़े किए गए। एक लद्दाख को अलग करके इसको यूटी का स्टेटस दिया गया विदाउट असेंबली, और दूसरा कश्मीर और जम्मू को मिला के विद असेंबली यूटी का स्टेटस दिया गया। हमारे साथ बहुत बड़ा दचका और बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ पॉलिटिकली, और हम इसको पॉलिटिकल ब्लंडर मानते हैं, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर है ये। हिस्ट्री कहती है कि यूनियन टेरिटरियों से स्टेटें बनती हैं, लेकिन स्टेटों से डिग्रेड होकर यूनियन टेरिटरियां नहीं बनती है। लेकिन हमारी रियासत के साथ ये इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ, खिलवाड़ हुआ, जिसका ग्लोबल पार्टी शुरू से सख्त विरोध करती आ रही है, और फिर सिर्फ यूटी नहीं बल्कि इसको यूटी के टुकड़े भी कर दिए। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और वहां पर ये सबजुडिस है, और जब कोई मैटर सबजुडिस होता है तो फिर वो बेस नहीं बनता किसी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। एक तो ये जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारी स्टेट को तोड़ा गया, ये जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान आइन की आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपने किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना हो, जब पास्ट में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, जैसे 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके उसको 3 स्टेटों में बांटा गया, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में 3 नई स्टेटें बनी, यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। फिर उसके बाद कई वर्षों से ये मांग थी वहां आंध्रा में कि तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया जाए, लेकिन वो उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था। जो आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी स्टेट को अगर आपने रीऑर्गेनाइज करके उसकी अलग से कोई स्टेट बनानी है, तो वहां की कंसर्न जो असेंबली है उसका अप्रूवल और उस असेंबली में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके बिना सुमोटो पार्लियामेंट या सुमोटो सेंटर जो है आर्टिकल 3 के तहत, वो किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, किसी स्टेट को तोड़ के उसके टुकड़े नहीं कर सकता। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक 10 साल के बाद, हर साल 10 साल के बाद सेंसस होता है, और उस सेंसस को बुनियाद बनाकर डिलिमिटेशन होती है। तो डिलिमिटेशन में 3 बातें होती हैं। एक तो पॉपुलेशन बढ़ोतरी के बुनियाद पे सीटों को बढ़ाना, दूसरा कोई एरिया गलत लगे हो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उस एरिया की तब्दीली करना, और तीसरा ये जो रिजर्व सीटें हैं उनकी रोटेशन करना। ये डिलिमिटेशन के 3 डायमेंशन है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन का एक डायमेंशन जो है 2026 तक बैन कर दिया गया, कि 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में ना पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेंगी ना असेंबली की सीटें बढ़ेंगी। वो बैन हो गया, वो यूनानिमस फैसला हो गया। लेकिन वो कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की 2/3 मेजॉरिटी थी, उनकी हुकूमत थी यहाँ पर। तो वो कानून जो है डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, लागू नहीं हुआ। तो उसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने केंद्र की डायरेक्शन पर, जहां जम्मू कश्मीर की असेंबली में अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हुए जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, और उसमें तीनों चीजें, एरिया का तब्दीली, जो रिजर्व सीटों की रोटेशन
और सीटों की बढ़ोतरी, ये बैन कर दी। ये तीनों चीजें जम्मू कश्मीर में बैन थी। अब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा गया और हमारा जो बचा खुचा 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने जब हमला हुआ रियासत में, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेहरू की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि मुझे मिलिट्री सपोर्ट करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बीपी मेनन भेजा और उन्होंने शर्त रख दी कि पहले आप जम्मू कश्मीर का एक्सेशन करो, तब मिलिट्री भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह जी जो लास्ट रूलर थे, डोगरा रूल के लास्ट रूलर थे, उन्होंने एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है वो साइन किया, जिसमें उन्होंने डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को जो है वो हिंदुस्तान को सुपुर्द किया इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को साइन करके, जिसको ड्यूली साइन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल थे। और फिर एक कम्युनिक भेजा उन्होंने हरि सिंह जी को कि जब जम्मू कश्मीर में पीस कायम हो जाएगा, रेडर क्लियर हो जाएंगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे जम्मू कश्मीर रियासत का इंडिया के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप तय हुआ है, इसको रेटिफाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के बशिंदों के जरिए। द स्टेट इज स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल। एक तो ये बेसिस बना जम्मू कश्मीर स्टेट का एक ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस का। इसकी बेस तो 1927 का स्टेट सब्जेक्ट रूल भी है। इसका बेसिस जम्मू कश्मीर का 1934 और 1939 का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो महाराजा हरि सिंह जी ने ड्राफ्ट किया। फिर ये तीसरा इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। फिर जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, तो डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के रीजेंट थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा था और जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से डॉक्टर करण सिंह जी, जो हरि सिंह जी के बेटे, उन्होंने रिटर्न में कहा कि ये महाराजा हरि सिंह जी ने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन किया है, जिसकी बुनियाद में जम्मू कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, ऑटोनोमस स्टेटस तय हुआ है, मेहरबानी करके इसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कर दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें जिनको ये चीजें नहीं मालूम है, वो उनमें कोई गलतफहमी पैदा ना हो। तो तब ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ और सरदार पटेल, जो उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ड्यूटी लगी। उन्होंने पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा था वहां पेश किया आर्टिकल 370 के रूप में। आर्टिकल 370 जो है वो महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक समझौता जो हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बेसिस पे किया था, उसका दूसरा नाम 370 है। तो एक तरफ तो ये तय हो गया और मान भी लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे 52 में जब हमें ये आर्टिकल 370 के तहत क्लाज 2 में हमें हक मिल गया कि हम अपना जो आइन है, ऑलरेडी हमारा आइन था 1934 का, 1939 का, तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आप अपना आइन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नए सिरे से ड्राफ्ट कर सकते हैं, नए सिरे से बना सकते हैं। तो क्लाज 2 आर्टिकल 370 के तहत जहां जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है 75 मेंबरों की, 100 मेंबरों का डिलिमिटेशन होता है, 25 सीटें पीओ जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसके लिए रखी गई, और 75 सीटें जो है वो जहां आजकल तो वो 24 है, उनमें से एक सीट रिड्यूस होके तो वो सोरेन कोर्ट को दे दी थी। तो 25 सीटें आजाद जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व हो गई थी। तो 75 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें सारी की सारी शेख अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। एक सीट लद्दाख की आजाद कैंडिडेट ने जीती, लेकिन उसको भी शेख अब्दुल्ला साहब की सपोर्ट थी। तो ये 75 मेंबरों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसका काम था कि जम्मू कश्मीर का आइन बनाना। तो जब वो आइन का प्रोसेस शुरू हुआ तो एक पॉलिसी तब्दील हुई कि ये डिक्सन प्लान के तहत शेख अब्दुल्ला कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये इल्जाम लगाकर 1952 में प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और जहां बख्शी को प्राइम मिनिस्टर बना के बैठा दिया गया। तो ये एक आगे प्रोसेस मैं बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का जो महाराजा हरि सिंह की देन है, जो स्पेशल स्टेटस, ऑटोनोमस स्टेटस है, 1952 के बाद इस पर प्रॉमिस करके एक कॉन्स्टिट्यूशन में तहफ़्फ़ुज़ देके एक ऐसी स्टेट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच बसी हुई थी, एक ऐसी स्टेट 565 स्टेटों में से एक यूनिक स्टेट थी जम्मू कश्मीर। तो तमाम
565 स्टेटों जब बंटवारा हुआ, आजादी हुई, तो 565 स्टेटों का पॉलिटिकल फ्यूचर का सवाल था। तो ये उनको हक मिला कि आप खुद डिसाइड करो कि इंडिया में शामिल होना है या पाकिस्तान में। तो बहुत सी स्टेटें पाकिस्तान में शामिल होगी, इंडिया में शामिल होगी, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी ने कहा कि मेरी स्टेट बीच है, तो बेहतर तो यह है कि ये बफर स्टेट बन जाए, इंडिया पाकिस्तान इसकी डिफेंस की जिम्मेदारी दे। लेकिन उनके इस नैरेटिव को किसी ने ना समझा ना सपोर्ट की। तो अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 में ये टाइम लिमिट थी कि वो इसका फैसला करे एक्सेशन का। लेकिन महाराजा हरि सिंह जी ने बजाय ये करने के इंडिया और पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करी कि मैं स्टैंड स्टिल चाहता हूं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहता हूं, अभी मैं एक्सेशन नहीं चाहता। पाकिस्तान ने मान लिया, इंडिया ने अंडर कंसिडरेशन में रख दिया कि मजीद इस पर बात करेंगे। तो ये एक हमारी सूरत थी। तो उसके बेसिस पे अल्टीमेटली ये सारी जंग हुई, फिर एक्सेशन करना पड़ा महाराजा हरि सिंह जी को, फिर ये मामला यूएनओ में चला गया। तो धीरे धीरे करते करते तो ये रियासत जो बंटवारा हुआ था, जो बुनियाद है 1947 में, वो 2 नेशन कम्युनल थ्योरी थी, धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। वो बंटवारा हम समझते हैं कि गलत है, सारी बुराइयों की जड़ जो आज भुगत रहे हैं वो है। तो ये रियासत तो डेमोग्राफिकली तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला का स्टैंड ये था कि 2 नेशन थ्योरी कम्युनल है, इसलिए हम पाकिस्तान दी जाएंगे। ये शेख अब्दुल्ला महरूम ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम जहां जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ही सही, लेकिन ये लिबरल और डेमोक्रेटिक और सेकुलर बनेगा। और इसको प्रॉमिस भी किया गया कांग्रेस की तरफ से और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कि आप बजाय उधर जाने के अगर हमारे बीच रहते हो तो हम आपका डेमोग्राफिक बैलेंस और आपकी जो स्पेशल आइडेंटिटी है उसमें खतरा नहीं आने देंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ताफुज देंगे, गारंटी देंगे, सिक्योरिटी करते। और वो दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ 370 और जिसको इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को ट्रांसलेट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अचानक पॉलिसी बदल गई और हमारा जो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से हमारी रियासत को जो पावर मिली थी वो उस पर हमले शुरू हो गए, उसकी इरोजन शुरू हो गई। और धीरे धीरे करते करते 5 अगस्त 2019 को जो बचा कुचा था उसको एक हमले में डिमोलिश कर दिया गया। अब आर्गुमेंट डिलिमिटेशन का मैं ये जस्टिफाई करना चाहता हूं। एक तरफ जब ये हमें डिमोलिश किया गया, हमारी रियासत के स्टेटस को और हमारे ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस को, जो हमें किसी से खरात नहीं मिली थी, हमें ये हिस्टोरिकल कंडीशनें थी हमारी रियासत की, हमारे रियासत के डोगरों की देन है। जे कश्मीरी प्रतिनिधि पंडित सभा और डोगरा सदर सभा ये 1927 में महाराजा हरि सिंह जी को मिले कि जब पर्शियन को हटा के उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो उसमें ज्यादा लिखे पढ़े कश्मीरी पंडित होते थे और वो बड़े एक्सपर्ट होते थे पर्शियंस में। अचानक लैंग्वेज बदली उर्दू की, तो उनको लगा कि अब तो ये बाहर के लोग आ जाएंगे। और डोगरों को भी लगा ये एक हिली स्टेट है जहां 15-20% लैंड है एग्रीकल्चर की, तो और कोई सोर्स नहीं है, तो ये पंजाब से, सियालकोट से, यूरोप से अंग्रेज, क्योंकि इलाका तो बड़ा क्लाइमेटिकली सूटेबल था, तो ये आ जाएंगे तो हमारे रिसोर्सेज कैप्चर करेंगे, हमारी लैंड को कैप्चर करेंगे या हमारे एम्प्लॉयमेंट को कैप्चर करेंगे। तो कश्मीरी पंडित प्रतिनिधि सभा और जम्मू के डोगरा सदर सभा की क्यादत में ये महाराजा हरि सिंह जी को मिले और उन्होंने कहा जनाब हमें बचाइए, हमारा हक बचाइए। महाराजा हरि सिंह जी ने उनकी डिमांड को जेन्युइन समझते हुए कंसीड किया। 1927 में एक नोटिफिकेशन निकाली स्टेट सब्जेक्ट की, फिर दूसरी नोटिफिकेशन निकाली 1932 में। तो ये जो इल्जाम लगाते हैं कि कश्मीर में स्टेट, जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट या ऑटोनोमस स्टेटस, ये कश्मीरियों का और मुसलमानों का है, ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं। नहीं, ये डोगरों की देन है, ये कश्मीरी पंडितों की देन है जिन्होंने ये बात को एडवांस समझा, ये उनकी इंटेलिजेंस थी। देखिए आज महाराष्ट्र में मराठे आज डिमांड करते हैं कि हमारी नौकरियां बचाओ, गुजरात के पटेल आज कहते हैं कि हमारी नौकरियां रिजर्व करो, जहां हरियाणा के और राजस्थान के जाट आज कहते हैं। लेकिन ये हमारी डोगरा सदर सभा और कश्मीरी प्रतिनिधि सभा को क्रेडिट जाता है, उन्हें रियासत को समझते हुए सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए
इस रियासत की प्रोटेक्शन की कि लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो उसके पहले हकदार जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बशिंदे हैं। तो ये बुनियाद थी, और उसी बुनियाद को आगे बढ़ता हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया कि ये है आपका हक, ये कोई खरात नहीं है, ये हक है। इसलिए हमारा स्पेशल स्टेटस जम्मू वालों को कहूंगा कि ये मुसलमानों की देन नहीं है, ये जम्मू के डोगरों और कश्मीरी पंडितों की देन है और महाराजा हरि सिंह जी की देन है, जिसकी वजह से हमें मिला। लेकिन इस स्टेटस को 1950 से लेकर आज तक हमें गुमराह किया गया कि ये टेररिज्म का कारण है। 370 से ऑटोनोमस स्टेटस से टेररिज्म बढ़ा है, सेपरेटिज्म बढ़ा है, जो बिल्कुल ही सुपरफिशियल और अनरियलिस्टिक और अनफैक्चुअल समझ है। ये टेररिज्म की रूट वो तो 1947 से जम्मू कश्मीर रियासत बट गई, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास, एक हिस्सा इंडिया के पास, बीच में सीजफायर लाइन जिसको 72 के एग्रीमेंट में LOC कहा गया है, और 75 सालों में वो जो क्लैश और मिसहैंडलिंग है, और उसका रिजल्ट है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी। बल्कि 370 को जो कमजोर किया गया, हमारे ऑटोनोमस स्टेटस को जो कमजोर किया गया, वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है सेपरेटिज्म के लिए, वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है हमारे एलिनेशन के लिए और हमारे ये जो हालात खराब हुए उसके लिए। वो कारण नहीं है, बल्कि उसको तोड़ना कारण है। ये बात, ये ट्रूथ हमें समझना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने इतने वर्षों से जो उन्होंने अनरियलिस्टिक स्टैंड लिया था इसके खिलाफ, वो दिखाने के लिए और अपना एक कम्युनल एंगल से ना सोचा, ना मशवरा किया, ना पूछा, और वन साइडली इसको असाल्ट करते हुए इसको डिमोलिश कर दिया। जबकि मैं ग्लोबल पार्टी की तरफ से हमेशा ये चैलेंज करके, हमेशा चैलेंज के साथ मैंने कहा है और चैलेंज किया है कि आपको हक नहीं था। अब 370 क्लॉज 3 में एक सिस्टम तय है, उसके तहत आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको राइट ही नहीं है। ना स्टेट तोड़ने का राइट है, ना 370, ना 35 से आपको तोड़ने का राइट है। तो मेरी गुजारिश ये है, इन्होंने तोड़ के एक बड़ा दावा किया कि हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के बराबर कर दिया। ये एक खड़कती थी, ये जो हमारा फेडरल कमिटमेंट तो ये थी नेहरू की और कांग्रेस की कि पूरे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जाए। अरे अमेरिका 50 स्टेटें हैं और 50 स्टेटों को ऑटोनॉमी है, हर स्टेट का अपना आइन है, हर स्टेट का अपना झंडा है और हर स्टेट का ड्यूल सिटीजनशिप है। तो वो कमजोर नहीं हुए, मजबूत हुए। जम्मू कश्मीर एक मात्र मॉडल थी फेडरल सिस्टम का। चाहिए तो ये था कि इसको पंजाब में एक्सटेंड कर दे, इसको पूरे इंडिया में लागू करते। वो करने के बदले एक सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी मॉडल और एक अथॉरिटेरियन मॉडल को मद्देनजर रखते हुए ये हमारा जो एक मानक बनना था, मॉडल बनना था पूरे इंडिया के लिए, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अल्टीमेटली इंडिया को इकट्ठा रखना है। इंडिया एक सब नेशनल, मल्टीनेशनल और एक प्लूरलिस्टिक देश है। ये कंट्री नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट है, और एक कॉन्टिनेंट को एक देश के रूप में इकट्ठा रखना, ये एक फेडरल सिस्टम के तहत ही इसको इकट्ठा रखा जा सकता है। ना इस्लामिक मॉडल से, ना ये हिंदू मॉडल से इकट्ठा रह सकता है। पाकिस्तान का तजर्बा है, 1947 में वो इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर सेपरेट हुए, 1971 में टूट गया, बांग्लादेश सेपरेट हो गया, बलोचिस्तान सेपरेट मांग रहे हैं, सिंधी सेपरेट कहते हैं। ये प्रूव हो गया कि धर्म जो है वो किसी देश को बिल्ड नहीं करता, किसी नेशन की बिल्डिंग नहीं करता। सिमिलरली मैं कहता हूं कि हिंदू नेशनलिज्म की थ्योरी भी इतनी ही बोगस है जितनी थ्योरी इस्लामिक नेशनलिज्म की है। अगर वो फेल हो गई है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। और जबकि अब हम 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दाखिल कर गए हैं, वहां फ्यूडलिज्म की ये सोच, धर्म की सोच, ये धर्म की सोच और धर्म के नाम पर राजनीति जो है वो समाज को तोड़ती है, देश को तोड़ती है, समाज में नफरतें पैदा करती है, सराय में क्राइम पैदा करती है। इसलिए धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की सोच कम्युनल है, क्रिमिनल है। कम्युनल भी कहूंगा और क्रिमिनल भी कहूंगा, और एक सिविल वार की कंडीशन। तो ऐसी सूरत में हमारी स्टेट तोड़ दी, कहा बराबर कर दिया।